अस्सलामुअलैकुम। फिर से आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। किस लिए? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दाऊदी बोहरा, दाऊदी बोहरा की खासियतें। पहली क्लिप में काफ़ी कुछ मैंने बताया था। इस क्लिप के मुतालिक मैं समझता हूँ आप लोगों ने सुनी होगी, समझी होगी। आज बात करेंगे एक दूसरी स्कीम के मुतालिक जो 52 में मरहूम सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने कायम की थी। सैफिया फैज़ुल मवाइद, सेंट्रल किचन सिस्टम। मैंने कहा था दुनिया की किसी कम्युनिटी में, दुनिया के किसी मुल्क में, दुनिया के किसी मज़हब में कोई ने ये स्कीम कायम की हो, न मैंने पढ़ा है, न सुना है, न देखा है। ये स्कीम सैयदना ने इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए पहले मकसद ये था कि कोई भी दाऊदी बोहरा भूखा न उठे न सोए। अच्छे से अच्छा खाना हर दाऊदी बोहरा को हाइजीनिक कंडीशन में बनाया हुआ, पॉजिटिव वाइब्रेशन से लबालब खाना हर मोमिनीन को मिले, यह मकसद था। और यह मकसद में हम 100% कामयाब रहे। दूसरा मकसद ये भी था कि हमारी खातूनें, दाऊदी जनरल खातून की बात कर रहा हूँ, जिनका ज़्यादा वक्त अपने परिवार के लोगों के लिए खाना बनाना, उनको पिरोसना, बाज़ार जाना, फल फूल लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, उनका वक्त वहीं पर निकल जाता था। वो खातून बेचारी अपने घर काम से ही फुर्सत नहीं पाती थी। हमारे मजहबी पेशवा ने ये सोचा कि क्यों न खातूनों को क्रिएटिव बनाया जाए। तो क्रिएटिव बनाने का सबसे पहला उनको फुर्सत मिलनी चाहिए। उनका ज़्यादा वक्त किचन के अंदर जो चला जाता है वो कैसे बचे। उन्होंने एक टिफ़िन सिस्टम चालू की। हर एक इलाके में, जैसे पूना है, पूना के अंदर 4-5 थे। जैसे बम्बई है, बम्बई के अंदर मुमरा है, अंधेरी है, सांता क्रूज है, भिंडी बाज़ार है, बांद्रा है, मुमरा है, थाना है। हर जगह जगह एक सेंट्रल किचन बनाया और वहाँ के जितने भी दाऊदी बोहराज हैं उनको खाना टिफ़िन के ज़रिए, कुछ रिक्शा वाले, कुछ टेम्पो के अंदर, घर घर के अंदर खाना पहुंचाना, घर घर के अंदर। और अब सवाल आता है पैसे। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं ना। अच्छा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है,
पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर दाऊदी बोहरा बसते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, इंडोनेशिया हो, कहीं पर हो, अगर 5 बोहरा भी वहाँ पर बसते होंगे ना तो उनको टिफ़िन मिलेगा। कुछ समझ में बात आती है? एक आम आदमी सोचेगा क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन हो रहा है और बहुत अच्छी तरह हो रहा है। और अच्छा खाना, रोज एक मिठाई भी होती है, रोटी भी होती है, दाल भी होती है, सब्जी भी होती है, कभी बिरयानी भी होती है, कभी कटलेट भी होती है, किस्म किस्म का खाना। ये नहीं कि एक ही किस्म का खाना ताकि आदमी बोर हो जाए कि यार ये कंटाल गए खाना खाने से। किस्म किस्म का खाना। और हाँ, पैसे लेते हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं। जो दिल वाले होते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो दिल खोल के पैसे देते हैं। जो नहीं दे सकते हैं, 500 रुपया महीना दो, 400 दो, 1000 रुपया महीना दो, 1500 रुपये दो, 2000 दो, कोई ज़बरदस्त। हाँ, कहते हैं कि देखो भाई इतना खर्चा है, अगर आप अपने घर के अंदर बनाओगे तो कितना खर्चा होता है। 2 आदमी का भी खाना अगर बनाने जाए तो महीने की ग्रोसरी 4 से 5 हज़ार रुपया आराम से निकल जाती है, क्योंकि मुझको मालूम है। मैं सब्जी लाता हूँ, तेल लाता हूँ, घी लाता हूँ, मटन लाता हूँ, चिकन लाता हूँ, तो मुझको मालूम है पकाने में कितना टाइम लगता है, कितना गैस जलता है, पता है मुझको। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप दे सकते हो तो आपसे लेंगे, क्योंकि खिलाने का भी एक अजीब स्वभाव है। लोगों को खिलाने का अजीब स्वभाव है। तो घर के अंदर अब होता है क्या, जो हमारी खातून है उनके पास वक्त है, वो खातूनें क्या करती है, अब ऑनलाइन बिजनेस करने लगी। कोई रेडीमेड कपड़े बेचती है, कोई बुनाई का काम करती है, कोई ड्राई फ्रूट के पैकेट बनाकर बेचती है, कोई टोपी की गुठाई करती है, किस्म किस्म का धंधा करते हैं। कोई कटलेरी बेचती है। हर सिटी में एक एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर एडवर्टीजमेंट आती है कि भाई हम ये बेचते हैं, हम ये बेचते हैं, हम ये बेचते हैं, ऑर्डर कर। कई खातूनें तो कैटरिंग का धंधा करने लगी, कई खातूनें तो जो है और कौम के लोगों को टिफ़िन भेजने लगी। घर घर जो है ना एंटरप्रेन्योर बन गया, घर घर। तो ये है सेंट्रल सिस्टम, किचन सिस्टम। लोग हसद करते हैं, कई पर कौम की खातूनें हैं तो बोलती है यार क्या तकदीर वाले तुम हो, ये कौन है जो इस तरह से आप लोगों को खाना पहुंचाता है। वो खातूनें भी खाती है कभी खाना और बोलती है वाह क्या खाना है, मज़ा है आप लोगों को, तो कहते हैं पीपल एनवियस। अब एक दूसरी बात बताओ, और ये किचन सिस्टम फिर आपको बताता हूँ, सिर्फ बम्बई या पूना या इंदौर या कहीं पर भी नहीं है।
कहीं सिर्फ यहीं पर हो ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में है। अरे अभी तो यहाँ तक है कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और अगर वो सफ़र 18 घंटे की हो या 24 घंटे की हो, तो आप अगर सेंट्रल कमेटी को लिख दे कि हम इंदौर इतने बजे पहुंचने वाले हैं या तो नागपुर इतने बजे पहुंचने वाले हैं दोपहर को, तो वहाँ के खिदमत गुजार स्टेशन के ऊपर आपके लिए टिफ़िन लेकर हाजिर हो जाएंगे। कहीं सुना है ये बात? सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में भी टिफ़िन मिल रहा है, सुबह का नाश्ता भी मिल रहा है, दोपहर का खाना भी मिल रहा है, रात का खाना भी मिल रहा है। अरे ऐश है भाई दाऊदी बोहरा को, तो है ना? कहाँ पर ये सिस्टम है? अब कुछ भी हो, हम तो तस्लीम करते हैं। हमारा लिबास अनवर, इसको लिबास अनवर इसलिए कहते हैं कि सैयदना कहते हैं जैसे हम पहनते हैं वैसा ही लिबास पहनो, हमसे अलग नहीं हो तुम, बादशाह हो, शहंशाह हो तुम। ये टोपी जो है, ये बादवक जो है, इसकी जो नक्काशी है, ये इसमें पूरी जो है नक्काशी वाली टोपियाँ बनती है। एक एक टोपी 500-1000 रुपये की बनती है और ये हमारी खातूनें बनाती हैं। ये टोपी की इंटरनेशनल वैल्यू क्या है, ये तो मैंने पिछली क्लिप के अंदर आपको बताया था। कहीं कुछ चेकिंग नहीं, इमिग्रेशन क्लियर, कस्टम क्लियर, चाहे वो सांता क्रूज हो, चाहे दुबई का हो, चाहे कतार का हो, चाहे लंदन का हो, कहीं पर। और एक दूसरी बात, हमारा कोई भी दाऊदी बोहरा, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेस करता हो, एक्सेप्शनल केसेस हो गए, मैं ना नहीं कहता, लेकिन कोई भी शख्स ओवरड्राफ्ट के ऊपर धंधा नहीं करता। फिफ्टी फर्स्ट दारुल मुतलक 51 सैयदना ताहिर सैफुद्दीन ने एक दिन प्रोक्लेम किया, सूद हराम है, सूद लेना भी और सूद देना भी। कुछ चंद दिनों के अंदर लोगों ने सोचा, अरे क्या होगा, हज़ारों लोग, लाखों लोग हुंडी के ऊपर धंधा करते थे, ओवरड्राफ्ट के ऊपर धंधा करते थे, क्या होगा बिजनेस का? सैयदना साहब ने कहा, नहीं, जितनी अपनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। समझे? जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। लोग ओवर ट्रेडिंग करते थे, सूद देने के लिए वापस सूद के ऊपर पैसे लेते थे, सब बंद। कुछ अरसे तक बिजनेस ठप हो गया, लेकिन आज वही लोग लखपति, करोड़पति, अरबोपति बन गए हैं। होता है क्या मेरे भाई, हमारी कमाई जो होती है खून पसीने की, सूद देने में ही निकल जाती है। सूद नहीं दे पाते, प्रिंसिपल नहीं दे पाते, रातों की नींद हराम हो जाती है। रातों की नींद तो हराम हो जाती है, पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है।
मियाँ बीवी के झगड़े, पेरेंटल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो कौम का कोई भी शख्स ब्याज के ऊपर धंधा नहीं करता। हाँ, अभी के कुछ नौजवान है जो बहुत अच्छी सैलरी पा रहे हैं, ईएमआई के ऊपर लेते चलते हैं, घर लिया, गाड़ियाँ ली, फर्नीचर लिया, टीवी लिया, गैजेट्स लिए, एप्पल के महंगे महंगे फ़ोन लिए, सोचते नहीं कि अगर नौकरी चली जाएगी क्या होगा। मैंने देखा है 4-6 महीने साल में नौकरी चली गई, 5 साल की ईएमआई, 10 साल की ईएमआई के ऊपर घर लिए थे, गाड़ी लिए थे, सब बैंक ने रिकवर कर ली। क्या हालत होती है। तो भाई सैयदना कहते हैं जितने हमारी चादर है बस उतने ही पैर फैलाओ। इससे भी कम्युनिटी की जो है बहुत तरक्की हुई, बहुत तरक्की हुई। अब इतनी खूबियाँ है कि भूल जाता हूँ कि क्या करें। एक दूसरी बात बताऊँ मैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। बम्बई में एक भिंडी बाजार का इलाका है, मैं समझता हूँ हज़ारों फैमिलियाँ वहाँ पर रहती थी, मैं रहा हूँ। मेरे दोस्त 8x8, 10x10 की खोली में 8-8 लोग, 10-10 लोग, 12 फुट की हाइट के ऊपर घर के ऊपर 6 फुट के ऊपर एक मालिया बना दिया। उसी में रात को मियाँ बीवी सोते हैं, बच्चे भी वहाँ पर पैदा होते थे, सब कुछ वहाँ पर होता था। टट्टी के लिए जाना हो तो बाहर लोटा लेकर जो है खड़े रहते थे ताकि दूसरा निकले और मैं जाऊँ। ये मैंने देखे हैं हज़ारों फैमिलियाँ। एशिया का सबसे बड़ा रिहैबिलिटेशन कॉम्प्लेक्स, रीडेवलपमेंट, नॉट रिहैबिलिटेशन बट रीडेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। कभी वक्त मिले तो जाना, देखना। जो लोग बेचारे को सूरज की रोशनी ज़िंदगी में मुयस्सर नहीं हुई थी, जिन्होंने न कभी सनराइज़ और सनसेट देखा था, जिन्होंने सिर्फ गटर की बदबूएं ली थी, जिनको पानी मुयस्सर नहीं था, उनको आसमान के ऊपर जाके बसाया। खुली हवा, सूरज की रोशनी से भरपूर, पानी 24 घंटे, पार्किंग फैसिलिटीज़। करोड़पति लोगों को जो है, जो बम्बई का नज़ारा मुयस्सर नहीं होता है, वो हमारे मिडिल क्लास दाऊदी बोहरा लोगों को मुयस्सर है। शायद बड़े बड़े मिनिस्टर ये कॉम्प्लेक्स देखने को आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, बोले कौम क्या तरक्की कर रही है, क्या तरक्की की। मैं नाम भूल गया, लेकिन SBUT कहते हैं, SBUT। अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी फहरिस्त देखने को मिलेगी कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है। माइंड ब्लोइंग। I think when it was implemented on the papers, it was just a dream. We thought that this will never come. But now when I go there, I am not able to recognize where I was staying 25 years before.
I am not able to recognize that. Total reformation, total change. जो बोरी भाई सुनते होंगे उनको, और वहाँ पर वो लोग रहते होंगे, ये लोगों ने खबर पर नहीं पड़े कि हमें क्या रहता था, हमारी रेवानी जगह क्या હતી, આ દુકાન ક્યાં હતી, આ સ્ટ્રીટ ઢબુ સ્ટ્રીટ ક્યાં હતી, પાક મોડિયા સ્ટ્રીટ ક્યાં હતી, સેફી જુવેલી સ્ટ્રીટ ક્યાં હતી, કંઈ ખબર જ નહીં પડે, કાંઈ નહીં, કશું જ નહીં. 36 માળાની 40 માળાની બિલ્ડિંગો ઊભી થઈ રહેલી છે. माइंड ब्लोइंग. तो भाई लोग, हम बिल्कुल कुरान की रिवायत पर चलने वाले हैं. हम शियाए अली हैं. 21 इमाम तक जितने भी इमाम बने हुए हैं उन सबको तस्लीम करते हैं, मानते हैं. हाँ, ये है कि हम कुछ ज़्यादा रिफाइंड है, हम में आतंकवाद नहीं है, हमारे खून में वो गर्मी नहीं है जो आम मुस्लिम में होती है. हम बहुत ठंड मिजाजी लोग हैं. शायद ही, मैंने तो देखा नहीं, शायद ही कोई होगा जिसने ये देखा होगा कि 2 टोपी वाले रास्ते के ऊपर झगड़ रहे हैं, या कहीं सफ़र में जाते हैं तो वहाँ पर देखा हो कि ये दाढ़ी टोपी वाले झगड़ते हो, या कोई जुलूस निकला हो, या कोई सत्याग्रह किया हो. कभी नहीं देखा. हाँ, दूसरी एक बात, हम वतन परस्त हैं. जहाँ पर जो भी हुकूमत होगी, हमें ये सिखाया गया है और ये कुरान में भी है, जहाँ पर भी रहते हो उस सल्तनत को तस्लीम करो, उनकी हुक्मरानी करो, उनको उसूलों को मानो, उनके खिलाफ मत जाओ, गद्दारी मत करो किसी वतन के खिलाफ. तो हम लोग दाऊदी बोहरा लोग वतन परस्त है, हुकूमत परस्त है. कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये गलत है. जहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ पर आवाज़ उठनी चाहिए, ठीक है. लेकिन हम एक उसूल को, मैं पर्सनली एक चीज़ को मानता हूँ, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा. द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, कर्मा का सिद्धांत, તમે જેવું કરશો તેવું પામશો. आप जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे. हाँ, अगर गलती से कुछ कर दिया हो तो इसकी सज़ा नहीं, लेकिन अगर किसी ने हुकूमत चलाई हो और वो हुकूमत ने अगर कौम का या तो वहाँ के लोगों का खून चूसा है तो जवाब तो देना ही. तो इन सब बातों को मैं छोड़ देता हूँ उस ऊपर वाले के ऊपर. जिसने कुछ भी बुरा किया होगा फल उसको तो मिलेगा. मिर्ची खाते हैं ना, मिर्ची वाला खाना, तो फटाक से एसिडिटी होती है, बराबर है. माने तीखा खाया और एसिडिटी हुई, भुगतो, ठीक है. ठीक उसी तरह कर्म का सिद्धांत है. कभी फौरन मिलता है जवाब. किसी के पैसे खाए, 10,000 खाए, लाख रुपये देना पड़ेगा कहीं ना कहीं से फटका.
ऐसा फटका पड़ेगा, ऐसी बीमारी लगेगी कि साले सारे पैसे बीमारी में ही निकल जाएंगे, है ना। मैंने देखा है 70-78 साल की ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। फल आज किया है ना, अगर कल मिल जाए उसकी सज़ा तो बहुत अच्छी है, महीने के बाद भी मिल जाए तो बहुत अच्छी है। बाद वक्त तो आज का किया 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, अरे कभी कभी तो अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है, अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। तो क्या करेंगे भाई, कर्म को सुधारो। कर्म जैसा बीज बोएंगे वैसा फल आएगा। आम बोएंगे तो आम ही मिलेगा, है ना। चेरी बोएंगे तो चेरी ही मिलेगी। नीम बोएंगे, बबूल बोएंगे तो ये मत उम्मीद रखो कि आम का फल मिलेगा या चेरी मिलेगी, वो बबूल ही मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। चलिए साहब, आने वाली ज़िंदगी, आने वाला दिन आपके बहुत बेहतर हो, आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।